हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी थर्ड क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। और जो पिछली दो क्लास हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए हम चल रहे हैं। आपकी थर्ड क्लास है, शिक्षण की विशेषताएं इसमें हैं हेडिंग। और इसमें जो हमने पहला दिया है इंटरेक्टिव प्रोसेस बताया है। टीचिंग जब हम करते हैं क्लास में तो इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब आप देखोगे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है ये इंटरेक्टिव प्रोसेस से इंडिकेट यहाँ किया है। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस जितना अच्छा होगा उतना हमारा क्लासरूम अच्छे से कंडक्ट होगा और शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस में मतलब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आई कांटेक्ट के लिए कि कोई टीचर अगर क्लासरूम में आई कांटेक्ट नहीं करता है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखोगे उसमें प्रॉपर आई कांटेक्ट जो टीचर के कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है। कम्युनिकेटिव प्रोसेस है, यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेट में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि यहाँ नॉलेज, ज्ञान, संचार इनकी बात की जाती है। और ये क्या है, संचार की प्रक्रिया है। क्लासरूम में जब टीचर जाता है तो वो कम्युनिकेशन करता है और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारी नॉलेज ट्रांसफर होती है। पर्पजफुल है, सह उद्देश्य प्रक्रिया है टीचिंग की। डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया है। फेस टू फेस है, ये देखो ये कंपल्सन नहीं रहा है, आज ऑनलाइन क्लास हो रही है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा स्टूडेंट्स फेस टू फेस बैठे हों, तो ये अब इसका कंपल्सन नहीं है। मेजरेबल है, मापन योग है। आप देखोगे मैंने पहली क्लास में भी जिक्र किया था कि कोई बच्चा अगर आता है डेमो क्लास लेने के लिए तो डेमो क्लास का मोटिव ही ये है कि वो हमारी क्लास के लिए स्टार दे पाए कि कितने स्टार की क्लास है ये वो देखोगे ना। तो ये मेजरेबल प्रोसेस है। मॉडिफाइडेबल प्रोसेस है, कई बार आप देखोगे हमने कल ये भी बताया था पिछली क्लास में कि जो टीचिंग है वो आर्ट एंड साइंस है, कला है। तो मॉडिफाइडेबल प्रोसेस मतलब ये कि जो अभ्यास जिसका ज्यादा होगा, उसका जो प्रैक्टिस जिसकी ज्यादा होगी, उसका परफेक्शन ज्यादा होगा क्लास में। तो सुधार की प्रक्रिया ये है कि जो टीचर एक्सपीरियंस होल्डर होता है वो अच्छी क्लास डिलीवर करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि टीचिंग मॉडिफाइडेबल प्रोसेस है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये। यहाँ से आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल वाले क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस है, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है और कॉमर्शियल नेचर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, और ये ज्यादातर हायर एजुकेशन का क्वेश्चन आपका बनता है यूनिट 10 का। वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार की दी जाती थी और उसके उद्देश्य क्या थे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ज्ञान किस लिए था, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना था यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस स्लाइड से बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी, टाइप ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सिस्टम। यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से पिछले पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, बीएस ब्लूम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया है। पहला है कॉग्निटिव लेवल, संज्ञानात्मक सूचना प्रदान करना। ये आपका 1 to 5 को रिफ्लेक्ट करता है। कल संज्ञानात्मक का जिक्र किया था पिछली क्लास में हमने। तो इसके 6 चरण बताए गए हैं आपके, ये आपको याद होना चाहिए। और पिछले 2-3 बार से जो नेट की परीक्षा हो रही है उसमें ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है, कुछ सेट में ये आया है आपका। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि बीएस ब्लूम के कॉग्निटिव लेवल पे चरम पे क्या था, तो मूल्यांकन आपका यहाँ पे आएगा। इसके कोड करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 5th, 4th, 3rd, 2 और 1। ये सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे वो पूछ लेंगे। तो ये आपको ओरली याद होना चाहिए। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें 3 लेवल इन्होंने बताए हैं। सेकंड वाला है आपका अफेक्टिव लेवल, जिसमें हम भावात्मक भी कह देते हैं और 6 से 12 तक की बात करते हैं। भावात्मक, अनुभूति परक, वीरगाथा, आत्मकथा, संवेदात्मक रूप से जुड़े मुद्दे आदि का विकास इसमें होता है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन और चरित्र निर्माण। यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है हमारा। 12th क्लास तक ये रिफ्लेक्ट होता है हमारा। साइकोमोटिव हायर एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है और 12th प्लस से ऊपर जितना जाएंगे वो हायर एजुकेशन। उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन और स्वाभाविकरण, ये स्टेप है हमारे नॉलेज अचीव करने के, और जो हमारी नॉलेज आती है उसके स्टेप्स हैं। तो आदत किसी भी व्यक्ति का परमानेंट बिहेवियर होती है, उसको शो करती है। अभिरुचि, ये वर्ड क्या है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड को समझकर ही आप नेट के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो।
अगर आपने ये वर्ड नहीं समझे, बेसिक वर्ड आपको नहीं आए, तो आप वहाँ नेट के पेपर में आपके ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हालांकि पिछले 1-2 बार से मैं देख रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या एनटीए ने घटाई है, पर फिर भी हमें ये यूनिट अच्छे तरीके से करनी है। हायर एजुकेशन में कुछ क्वेश्चन बढ़ाए हैं, इसलिए हायर एजुकेशन को थोड़ा ज़्यादा समय देते हुए हम अच्छे से चलेंगे। ये वर्ड आपको समझने हैं बिल्कुल। यहाँ पे अभिरुचि और अभिवृत्ति में थोड़ा अंतर होता है, उसे माइन्यूटली आपको देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल। यहाँ पे लर्निंग लेवल के आधार पे हमने टीचिंग को क्लासिफाइड किया है। इसे हम बोलते हैं MLT। कई बार मैंने जिक्र किया MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है और ये बच्चे का पालन पोषण, प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला रटना, मेमोरी के बेस पे हम इसको जिक्र करते हैं। सिर्फ मेमोरी का यहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकंड में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये 6 से 12 तक का आपका है। कक्षा 12 तक का अभिमत विकास, प्रतिपादक मोरिसन है आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग चिंतनात्मक स्तर है, प्रतिपादक हंट है। और मैं आपको बताऊं कि नेट की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, विमर्शी स्तर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि टेट जो लेवल है वो आपका प्राथमिक स्तर को शो करता है और नेट आपका हायर एजुकेशन को शो करता है। और जो नेट की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो वो हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हो, तो आपसे यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से उठाते हैं वो। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ टीचिंग, डेस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक व्याख्या करना। आपके ये वर्ड जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आएंगे, तो इसलिए आपको ये डिटेल तरीके से आपको स्टडी कर लेने हैं। डायग्नोस्टिक, जब हमारी क्लास में बच्चा आता है तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल जो है इनमें कंफ्यूजन उनसे बहुत होता है। निदानात्मक डायग्नोस्टिक सेंटर आपके बहुत खुले हुए हैं। तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है फाइंड आउट द कोज। आप अगर देखोगे कि अगर हमें फीवर है तो सबसे पहले हम पैथोलॉजी लैब जाते हैं और ये पता करते हैं कि क्या कारण है इसका, कौन सी बीमारी है, उसके कारण का पता लगाते हैं, तब उसका उपचार हम प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। उपचारात्मक बाद में आएगा, डायग्नोस्टिक आपका पहले आएगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट के आधार पर यहाँ पे हम एजुकेशन को क्लासिफाइड किया है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आप देखोगे फॉर्मल में आपको बताया निश्चित अवधि होती है, विद्यालय होता है, कक्षा होती है, पाठ्यक्रम होता है और परीक्षा होगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फॉर्मल है। इनफॉर्मल में आपका व्यवहारिक बदलाव के लिए दी जाने वाली शिक्षा आ जाएगी और सेमी फॉर्मल में इन दोनों के गुण आपके मिलते हुए होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर यहाँ पे बताया है। देखो ये आपका एक पोर्शन है जिसे हम व्यापक स्तर पर देखेंगे और एक को सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे। व्यापक स्तर पे आप देखोगे कि अगर हम देखें कि स्टेट गवर्न करता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, तो ये हम देखोगे ना कि कभी कभी क्या है कि बिना एजुकेशनल एस्पेक्ट को देखे हुए विशेषज्ञों के बिना ही स्टेट कोई अधिनियम बना देता है और उसे निकाल देता है, तो हम उसे डिक्टेटरशिप वाली वैल्यू बोलेंगे। तो देखोगे ऑटोक्रेटिक, निरंकुश। जब क्लासरूम की बात हम करेंगे, क्लासरूम में हमारा माइक्रो लेवल आ जाएगा और माइक्रो लेवल में यह है कि शिक्षक यहाँ अपनी क्लास में अपने ही ऑर्डर चलाता है सिर्फ, और वो बच्चों का कंसीडर नहीं करता, तो इसे ऑटोक्रेटिक सिस्टम बोल देंगे। और अगर राज्य बिना किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट कमेटी के बैठा गया उसकी रिकमेंडेशन के बिना कोई एजुकेशन में चेंज लाता है तो वो ऑटोक्रेटिक व्यापक स्तर पे होगा। डेमोक्रेटिक में डेमोक्रेटिक वैल्यू हमारी शो करती है कि क्लासरूम में कोई भी डिसीजन हम कई बार बच्चों की आपसी सहमति से हम, जैसे टाइम टेबल चेंज करना हो या कोई यूनिट हमें पहले या बाद में हो, तो उसे हम डेमोक्रेटिक वैल्यू बोलेंगे। यहाँ हस्तक्षेप है ये, जब हमारा कोई स्टेट एजुकेशन सिस्टम में कोई इंटरफियर ना करे, वो एज इट इज उसे छोड़ देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने का ये है कि अब आपके यहाँ पे प्रदर्शन विधि चल रही है। लेक्चर डेमो मेथड मैंने बताया कल आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जब हम टू शो, इसका मतलब है टू शो, दिखाना। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन ओरिएंटेड से आपका क्वेश्चन बनता है फिजिकल एजुकेशन को लेकर के। फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा आपका ये परीक्षा होती है। फिजिकल एजुकेशन में आपकी जो परीक्षा होती है वो फील्ड में होती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है
ये आपका आ जाता है 1.2 शिक्षार्थी की विशेषताएं। आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का 1.1 है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत सा सिलेबस उसमें कवर किया गया है। इसमें बहुत कम आपको मिलेगा 1.2 में। शिक्षार्थी की विशेषताएं बार बार हमने जिक्र किया है उनका, और वो आपकी बीच में आई भी हैं। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, क्या उन्हें अपेक्षा रहती है, शिक्षक शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। देखो भावनात्मक में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, और चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। शिक्षण की अंतःक्रिया की अवस्थाएं हैं ये वो प्रोसेस है जब हम क्लासरूम में टीचिंग करने गए हैं। शिक्षण के पूर्व की अवस्था, जब हम शिक्षण के पूर्व की अवस्था में देखोगे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तो ये शिक्षण के पूर्व की अवस्था है। पाठ्य योजना का निर्माण, हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। बिंदु निर्धारण का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने क्लास अपनी स्टार्ट की है ऑनलाइन, और हमने आपसे बताया कि 1.1 आपका कवर हो चुका है, 1.2 पे हम आए हैं, तो ये बिंदु वार हम चलेंगे और 1.6 तक मैं आपको ये कराऊंगा कंप्लीट। इसके बाद में आज मैंने अपना शेड्यूल ये बनाया है कि ऑनलाइन क्लास में हमें कब से कब तक करना है कवर। ये आपका 20 फरवरी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम बिंदु निर्धारण करते हैं कि कहाँ हमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया। यहाँ छात्र और अध्यापक के बीच संचालित होती है क्लासरूम में इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, और ये इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही क्लासरूम में आपकी लर्निंग बढ़ेगी और शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे तरीके से प्रभावी होगा। शिक्षण के बाद की अवस्था, जब आपका शिक्षण हो जाता है तो हम मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और मूल्यांकन के बाद में पुनरावृत्ति होती है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार, टीचर और स्टूडेंट मिलकर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार बनाते हैं। जैसे हमारी एक क्लास आपकी ऑनलाइन चलेगी तो इसमें बच्चों के सजेशन आएंगे कि आप सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो हम और आप मिलकर के जो ज़्यादा से ज़्यादा नेट और जेआरएफ के रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार चलता है। ठीक है। सीखना, लर्निंग क्या है, देखो कई बार क्या है बच्चा अधिगम, हिंदी में बड़ा टफ वर्ड लगता है ये, अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है, व्यवहार में दिखाई देने वाला स्थायी परिवर्तन। कभी भी जब हम टीचिंग की लर्निंग की बात करते हैं तो टीचिंग हमारी क्या है, किसी भी स्टूडेंट के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को इंडिकेट करेंगे। अधिगम कहलाता है शिशु का आग में जलकर प्रतिक्रिया करना तथा व्यवहार करना। ये क्या कहलाएगा, लर्निंग बाय डूइंग कहलाएगा। अगर कोई बच्चा छोटा है और वो उसने एक्सपेरिमेंट किया और वो आग से जला है, तो आप देखोगे उसकी नॉलेज अचीव हो जाती है और वो ताउम्र उस चीज को याद रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम से आज से क्या है, अधिगम से आज से अधिगम एवं शिक्षण छात्रों के परिवर्तित व्यवहार, अनुभव और प्रशिक्षण भी जरूरी अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया, कोई व्यक्ति थककर व्यवहार कर रहा है तो ये अधिगम नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, टेम्परेरी होगा, और हमने अभी बताया कि सीखा गया व्यवहार आपका स्थायी होता है। थर्नाडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, अभी पिछले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठाया है इन्होंने, और ये आपका क्या है, सिद्धांतों से है, और ये आप थोड़ा सा जा करके इससे एक्स्ट्रा भी देख लेंगे। और ये सीटेट यूपीटेट की परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है और वहां इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थर्नाडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है आपका, ये एसआर थ्योरी के रिलेटेड पूछा है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। अब हम छोटे बच्चे को कॉग्निटिव लेवल पे ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, तो आप देखोगे कि एप्पल हमने उसे वहां बना करके इतना अच्छा दिखाया है कि खाने के लिए हमें लालच आ गया है यहाँ पे। तो देखोगे ये क्या है, इस टाइप की टीचिंग कहलाती है आपकी कॉग्निटिव लेवल या एसआर थ्योरी, जब हम उसे दिखा रहे हैं और दिखाने के बाद उसे सिखा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टाइप की टीचिंग में कौन सी थ्योरी लगेगी। देखो नेट में आपसे आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल, वो आपको डीपली क्वेश्चन पूछता है और ये पूछते हैं कि ये थ्योरी हमारी किस लेवल पे अप्लाई होती है, किस लेवल के टीचिंग में हमारी ये थ्योरी अप्लाई होगी। तो ये आपको डीपली समझना है, एक बार आप समझ लेंगे तो फिर ये आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने का है। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, यहाँ क्रिया के द्वारा जन्म लेने वाली अनुक्रिया है, इसे हम आरएस थ्योरी बोलते हैं।
ठीक है। और ये आपका हायर लेवल पे आएगी, जब आप पीएचडी करोगे तब उसके बाद में निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष में क्या निकले वो हमें पता नहीं है। तो ये चीज क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं। तो यहाँ से ये बहुत डीपली प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा सोचे कि आसानी से ये चीजें आ जाएंगी, नहीं, आपको उस लेवल में जाना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। हायर लेवल पे आपकी एसआर थ्योरी और आपका एमएलटी लेवल पे आपकी क्या आएगी, एसआर थ्योरी आएगी, और हायर लेवल पे आपकी आरएस थ्योरी आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, और जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा तब ये और डिटेल में डिस्कस इसका करेंगे। नेक्स्ट है वंशक्रम और वातावरण। आप देखोगे जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने जब स्टार्ट किया था क्लास तब हमने बताया था सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से सीधे सीधे संबंधित होता है। तो वंशक्रम और वातावरण ग्रेगर जॉन मेंडल का आपका आनुवंशिकता का सिद्धांत है। इसी तरीके से बायोमेट्रिक का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन का है। क्रोमोसोम्स व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट उसमें देखते हैं आपका, यहाँ पे हमने दिया है 1.3 आपका यहाँ पे आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि 1.2 बहुत छोटा दिया गया है। इसमें कुछ चीजें क्या हैं कि हमने पहली यूनिट में आपकी कवर की हुई है। 1.3 है शिक्षण प्रभावक तत्व, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 3 पोर्शन आपके इंपोर्टेंट हैं। प्रभावी शिक्षण, यहां से क्वेश्चन नेट पूछता है, विमर्शी स्तर, और नेक्स्ट है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और इस समय में ही आपको ये कवर करना है। और इसलिए हमने टास्क बनाया हुआ है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस करा करके पूरा आपको टारगेट अचीव कराना है, जो मार्च वाली परीक्षा आपकी होने जा रही है। ठीक है, तो इसमें अधिगमकर्ता के गुण दिए हैं। अधिगमकर्ता विश्वविद्यालय परिवेश में एक ऐसा अपरिपक्व बालक है। देखो यहाँ विश्वविद्यालय परिवेश दिया है क्योंकि आपकी परीक्षा नेट की है, और अगर आपकी ये टेट की होती तो यहाँ पे टेट में देते विद्यालय परिवेश में। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहा है ताकि भविष्य में अच्छा नागरिक बन सके, जैसे कि औपचारिक अभिकरणों की स्थापना इसलिए की जाती है। किसी भी विचार, क्रिया और कार्य को सीखना अधिगम के बुनियादी गुण और विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो ये आपके शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं, अधिगमकर्ता की विशेषताएं हैं। इसके बाद में है आपका ये क्या इफेक्ट डलते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाय बर्थ टीचर पैदा होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग के थ्रू होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आप वन डायमेंशनल क्वेश्चन नहीं करोगे। टीचर को ट्रेनिंग भी दी जाती है, बीएड के पाठ्यक्रम के थ्रू उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। यहाँ से दिया है वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ता है। बाल अभिवृद्धि और विकास, किसी बच्चे की अगर ग्रोथ डेवलपमेंट उसका कम हो रहा है, उसे कुपोषण का शिकार है, कोई बीमारी है, तो उसकी लर्निंग प्रभावित होती है नेगेटिव तौर पर। संवेगात्मक और स्थायी ज्ञान, ये आपके इंपोर्टेंट है। मूल प्रवृत्तियां इंपोर्टेंट है आपकी। प्रेरणा, मैंने आपको बताया था प्रेरणा से क्वेश्चन आपका पूछता है। आदत और थकान, और खेल आधारित प्रणाली। अभी हमने शुरू की जो क्लास है उसमें इवान इलीच का जिक्र किया था, और उसके बदले में आप देखोगे कि हमने हेनरी कोलवेल कुक की प्ले वे, ये बुक आती है, कई बार पूछा है। ये प्ले मेथड की हम बात करते हैं तो बच्चे को जॉयफुल लर्निंग कराते हैं, खेल खेल में सीखने की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमने माता पिता के गुणों के संवाहक जीन, सम्मिलन की प्रक्रिया वंशक्रम कहलाती है। बेंडेक ने वंशक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम दिया है। बालक का मतलब यहाँ पे पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्तित्व में किन किन चीजों का, एनवायरमेंट का मतलब यहाँ सर्दी उससे नहीं है। तो आप देखोगे सोशल एनवायरमेंट का मतलब पारिवारिक एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, हमारा किस तरीके के लोग सोचने समझने वाले हैं, किसी संस्था में किस तरह का वातावरण है, ये वातावरण है। और आनुवंशिकता, दोनों मिलकर के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। आप देखोगे क्योंकि कुछ लोगों के जो टीचर लोग होते हैं उनके बच्चों में कुछ चीजें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, घर में मार कर रखा है और बच्चे ने उसे चला करके सीखना शुरू कर दिया। एक क्लास का तो वो स्टेप अपने घर पे ही सीखा है क्योंकि वहां वातावरण उनके फेवर में था। नेक्स्ट चलते हैं आपका चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रैंक, बालक के शरीर और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। देखो यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कुछ कंपैरिजन दिया है, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये सीधा सीधा हमारी जो ग्रोथ है वो बच्चे के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है और डेवलपमेंट हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ कुछ दे दिए हैं। निश्चित आयु तक ग्रोथ जारी रहती है,
परिणामात्मक परिवर्तन है, दिखाई देने वाले हैं, मेजरेबल है, और दृश्य शारीरिक परिवर्तन है। ये ग्रोथ है आपका। विकास आपका पूरे जीवन चलता है। आप देखोगे कि बच्चा जब पेट में आता है तभी हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके की चीजें मिलती हैं। परिणामात्मक और गुणात्मक का मतलब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। कुछ बच्चे नेट के जो होते हैं इन्हें ये टर्म नहीं आती है परिणामात्मक, जिसको हम एग्जैक्ट मात्रा में माप सकते हैं। 2 किलो, 2 मीटर, या मीटर में, किलो में, या और भी इकाइयों के थ्रू हम मेजरमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्ट आयु का हमने कर लिया वर्ष के आधार पर। ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये एग्जैक्ट नहीं नापे जाते हैं। तो थोड़ा इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहां अनुभवजन्य होता है डेवलपमेंट, और संपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन है। विकास में संपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन है। विकास की अवस्थाएं दी यहाँ पे। शैशव अवस्था में जन्म से 5 वर्ष तक आता है, बाल्यावस्था 6 से 12 तक आती है, और किशोर अवस्था आपकी ये दिया गया है। प्रौढ़ अवस्था आपकी 19+ आ जाती है। एक आता है 13 टीन एजर जिसे हम बोलते हैं, तो 19 तक आपका टीनेजर चलता है। और यहाँ पे हमने शो किया है कि प्रौढ़ अवस्था 19+ में जाकर के होती है। संवेग और स्थायी ज्ञान ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्लासरूम में शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप है, मध्य वार्तालाप है। अब इस शिक्षक की पर्सनालिटी कैसी होगी, संवेग, इमोशंस क्या हैं, स्थायी भाव क्या हैं, इन चीजों का प्रभाव हमारी टीचर की साइकोलॉजी पे पड़ता है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है जो हमारी जन्मजात होती हैं। ठीक है। विलियम मैकडोनल्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का वर्णन अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, सेकंड बुक है, इन लेक्चर में आने वाली है। पहली BS ब्लूम की बुक है, वो भी आपको याद करनी है, ये भी याद करनी है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसमें मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है, और ये मूल प्रवृत्तियां पशु और व्यक्ति में समान मिलती हैं। पशु की मूल प्रवृत्तियां हैं और ह्यूमन बीइंग में भी हैं, पर हमारे सामाजिकरण के थ्रू वो मूल प्रवृत्तियां हमारी ढकी हुई हैं। संवेग और स्थायी भाव क्या है? संवेग इमोवेर वर्ड से बना हुआ है, और ये उत्तेजक दशा का द्योतक है, आपका उत्तेजित दशा का द्योतक है। नेक्स्ट में ये और अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। प्रमुख मानवीय संवेग है सुख, दुख, प्रेम, भय, आशा, निराशा, लज्जा। आप देखोगे कभी भी कोई डिसीजन हम लेते हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस वाली उसमें लेंगे तो वो सही रहेगा। जितना हम उसे सुख या दुख में लिया गया निर्णय हमारा गलत होता है, क्योंकि हमारा मानसिक बैलेंस उसमें डगमगा जाता है। तो ये क्या है? आपके संवेग हैं, और ये किसी भी व्यक्ति की उत्तेजक दशा का द्योतक है, शो करते हैं। तो संवेग की परिभाषा यदि है, संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। यहाँ पे शो आउट हो रहा है कि जो हमारी एक नॉर्मल पोजीशन है उससे अलग जो हमारा व्यवहार जाता है वो हमारी इमोशनल स्टेट होती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये क्या है कि साइकोमोटिव, आप देखोगे किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसे आप आसानी से पहचान लोगे, वो ये दशा है। ठीक है, और डेफिनेशन दिए हैं ये, इन्हें आप देखोगे कि आपको ये सभी नोट्स PDF में अवेलेबल होंगे। जो हमारे बच्चे पेड होंगे उन्हें हम ऐप देंगे और ऐप में ये PDF की फॉर्मेट में सभी नोट्स मिलेंगे। आराम से ये क्वेश्चन वहां भी सोल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कोई क्वेरी होगी तो YouTube पे आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइव क्लास में भी आपके कमेंट आएंगे तो उनके आधार पे हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे मैकाइवर पेज ने, मानव जीवन के प्रत्येक घटना वंशक्रम और वातावरण का परिणाम होती है। मैकाइवर पेज ने कहा, अभी पीछे हमने व्यक्तित्व दिया है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व वंशक्रम और वातावरण मल्टीपल वंशक्रम दिया है। तो यहाँ पे ये भी जो फॉर्मूला है ये भी मैकाइवर पेज का ही दिया हुआ है। विशेषताएं क्या दी है? तीव्रता, व्यापकता, स्थानांतरण, मानसिक दशा में परिवर्तन, मनोदैहिक परिवर्तन। ये सारा जो है आपका इमोशनल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। टीचर को किस प्रकार होना चाहिए, नेट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से। क्लासरूम में बड़ा टीचर को संयमित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। उसकी कक्षा में जो बच्चा उद्दंडता करता है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर कोई बच्चा हमारी कक्षा में उद्दंडता करता है तो हमें लेवल से चलना है, और सबसे चरम का लेवल है आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, बच्चे को हम बाहर निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है, क्योंकि हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? समूह में रहने की होती है। और अगर हमारी मूल प्रवृत्तियों के अगेंस्ट कोई बिहेवियर हो रहा है तो वो बिहेवियर हमारे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका
इसमें दिया है, अभी ये हमने फॉर्मूला दिया था, बालक पर्सनालिटी इक्वल टू आंशिकता मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर दिए हैं। यहाँ पे स्थायी भाव दिए हैं सेंटिमेंट्स। स्थायी भाव संवेगों का वैसार है जो स्थान स्थिति ग्रहण कर लेता है। आप देखोगे कि हम जैसे एज है हमारी, बच्चा है तो बच्चे को कुछ बड़े के गुण, जो 15 साल का है उसे 25 साल वाले सेंटिमेंट उसमें डेवलप नहीं होंगे। हमारी एज बढ़ती जाती है और हमारे सेंटिमेंट आते जाते हैं। दादा का पोते के प्रति व्यवहार कब होगा? जब हम दादा बन जाएंगे। अगर कहें हम पहले कि भाई ऐसा, हम देखते हैं ना कि कुछ रिलेशन में हमारी एज कम है तो हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारी एज से ज़्यादा हैं वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये सेंटिमेंट क्या होते हैं कि जब हम उस स्थिति में गए तो हमारे भी वो सेंटिमेंट डेवलप हो गए। तो वो सेंटिमेंट होते हैं कि जो बाई एज डेवलप होते हैं, जिस स्तर पे हम हैं वो सेंटिमेंट हमारे डेवलप होते चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रोज ने डिफाइन किया है, स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित और प्रदत्त दो वर्ड हैं। अर्जित जो हमारे द्वारा कमाया गया है और प्रदत्त जो समाज के द्वारा दिया गया है। प्रवृत्तियों का संगठन है, विशेषताएं अर्जित हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, अमूर्त मूर्त व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं, व्यवहार को प्रभावित करने वाले, निर्देशित करने वाले एवं नियंत्रित तथा इसमें अनुभव समाहित होता है। मूल वर्तियां दिए हैं, मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात, जो अभी मैंने जिक्र किया था ऊपर मैकडोनल्ड का, तो वो मूल प्रवृत्तियों का यहाँ उल्लेख किया है। देखो ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। ये क्या है? ये सोशलाइजेशन वाला पार्ट है, ये समाज के द्वारा सीखा है हमने और इसे ही हमें पशु और व्यक्तित्व को यही अलग करता है। यहाँ हम पशु हैं ये, और ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, इसे ये व्यवहार ढके हुए होता है। तो ये मूल प्रवृत्तियां हमारी व्यक्ति और मनुष्य में इक्वल मिलती हैं, और ये हमारी जो आई वाली स्टेज है वो उसको शो करती है। नेक्स्ट, विशेषताएं जन्मजात संवेग से संबंधित आदर्शों में भिन्नता प्रकट करती है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग हैं। इधर हमने मूल प्रवृत्ति दी है और इधर आपके संवेग हैं। मूल प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग प्लान करते हैं। मूल प्रवृत्ति है किसके कारण? भय के कारण। शिशु रक्षा, वात्सल्य, जिज्ञासा, आश्चर्य, आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की भावना। कई बार आपने देखा होगा कि हम अगर शादी वगैरह में जाते हैं, मान लिया हमारे पास में क्रेटा गाड़ी है तो हम पड़ोसी की फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं, क्यों? दिखाने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाने के लिए। और ये मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर कि हम अपने आप को शो करते हैं ज्यादा श्रेष्ठ, जितने होते नहीं है उतने उससे ज्यादा श्रेष्ठ करते हैं। और अक्सर देखोगे महिलाओं में ये ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि वो गोल्ड अपना भी और पड़ोसी का भी और अपने रिलेटिव वगैरह का देखोगे पहन करके अच्छे तरीके से सज धज के वहां पे जाते हैं। तो ये आत्म प्रदर्शन करने का हमारा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक संवेग है कि श्रेष्ठता की भावना हम शो करते हैं। सामूहिकता, एकाकीपन एक मूल प्रवृत्ति है। ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट, इसके कारण व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता है। और यहां से मैंने क्वेश्चन दिया था दंडात्मक कार्रवाई के लिए। दंडात्मक कार्रवाई में सबसे ज्यादा गंभीर है आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। जब आपकी कक्षा में कोई बच्चा उद्दंडता कर रहा हो तो उसे सबसे बाद का प्रोसेस है, ये पहला नहीं है। पहले आप इग्नोर करोगे, समझाओगे, वार्न करोगे और फिर आप आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम कर दोगे। ठीक है। फूड सीकिंग, भूख की वजह से ही हम फूड को इकट्ठा करते हैं। कोरोना पीरियड में देखा होगा आपने कि लोगों ने बहुत सी सामग्री, खाद्य सामग्री इकट्ठा की क्योंकि भूख हमारी लगती है हमें। संग्रह, अधिकार की भावना, कुछ लोगों के घरों में ऐसी वस्तुएं भी आपको कलेक्टेड मिलेंगी जो यूटिलाइजेशन की नहीं है और वो अधिकार की भावना दिखाते हैं। किसी के घर में एक गाड़ी है तो 3 ले आए वो कि जी मेरे पास 3 गाड़ियां, चलाने वाला एक है। तो ये अधिकार की भावना से हम संग्रह करते हैं। रचना का आनंद, कोई बुक अगर लिखता है तो वो इसलिए लिख रहा है कि इससे हमें एक आनंद की प्राप्ति होगी। जब हमारी कोई बुक कंप्लीट होती है, आप देखोगे जब कोई पीएचडी करता है तो पीएचडी करने वाला कई बार दिखाता है मेरी थीसिस है, तो देखोगे उससे हमारा क्या है कि आनंद हमें मिलता है। यहाँ पे कुछ चीजें हमने डिस्कस की हैं तो थोड़ा डीपली ये देखेंगे। आदत, शुरू में स्वेच्छापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाता है। आदत कैसे बनती है आप देखोगे, फोकवेज बुक है समनर की, और विचार से हमारी
एक थॉट आया, हमने उस काम को किया और बार बार किया तो वो आदत बन जाती है। थकान में हमने बताया शारीरिक दशा है जो व्यक्ति के कार्य क्षमता को न्यूनतम लाती है। आप देखोगे हमारे यहाँ 2 बैच चलते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। हमने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है, जो मॉर्निंग वाला बैच है उसका अच्छा रिजल्ट आता है, इवनिंग वाले का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हम भी थक जाते हैं और छात्र भी थक जाते हैं। तो ये थकान जो है कार्य में न्यूनतम लाती है। खेल को डिफाइन किया है, अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है। हरलॉक की डेफिनेशन है। विशेषताएं क्या है खेल की? जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वतंत्रता। यहां से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इसलिए बनता है, इसे हम जॉयफुल बनाते हैं। जॉयफुल लर्निंग की हम बात करते हैं यहाँ पे। जो हम बच्चे को सिखाते हैं, अगर वो खेल के माध्यम से हमने सिखाया तो बच्चा इसमें रुचि लेगा, और जितनी रुचि लेगा उतना ही वो सीखेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो आपका किस तरीके का होना चाहिए? वो जॉयफुल होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री हो। और आप देखोगे एजुटेनमेंट एक वर्ड आता है आपका, एजुकेशन इस तरीके से हो एंटरटेनमेंट के थ्रू। आप देखोगे बहुत से शिक्षक जो हैं आज मॉडर्न टाइम में वो एजुकेशन को इसी तरीके से दे रहे हैं। तदानुभूति, दूसरे की भावना के प्रति संवेगी अनुक्रिया करना, दूसरे व्यक्ति की भावना का सम्मान। गत्यात्मक उपागम, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। मूल्य शिक्षा, नैतिक मूल्यों का विकास है। और अध्यापक की सबसे अनिवार्य क्षमता संप्रेषण क्षमता है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ये कीवर्ड हैं, आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर जब कराऊंगा इसके बाद में आप देखोगे कि यहीं से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तब मैं आपको बार बार बताऊंगा कि संप्रेषण क्षमता का मतलब ये कि जो हमारे अंदर स्टॉक है नॉलेज का, उसे हम ट्रांसफर किसके थ्रू करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें प्रभावी शिक्षण सामग्री ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। यहाँ से एक रोल आता है टीचिंग एड का। क्या रोल है इसका? कि हमारी जो सेंसेस हैं उनको एक्टिव करती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेक्चर मेथड में हमारी जो सेंस है बच्चे की वो डाउन हो जाती है, बच्चा पैसिव हो जाता है। लास्ट स्लाइड ये आपकी है। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य विद्यार्थी के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इससे पिछले वाले उसमें मैंने जिक्र किया था काफी आपको। अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षक, छात्र और सहायता सामग्री। अनुदेशन सामग्री कक्षा के भौतिक, सामाजिक और भावनात्मक परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी को अधिगम का उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। ये वो चीजें हमने दी हैं कि शिक्षण को प्रभावित किस तरीके से किया जाता है और क्लास में कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, छात्र की प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचिंग एड क्या करती है? शिक्षक की जो छात्र है उसको अलर्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। और आप देखोगे जितना स्टूडेंट अलर्ट होगा उतनी ही लर्निंग वो करेगा। इसके बाद में है कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने और खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं क्या है? ओपन, जितना एनवायरनमेंट आपका ओपन होगा, जॉयफुल होगा, उतना ही बच्चा लर्न आउट करेगा। जितना आप क्लास में प्रेशर रखोगे बच्चे पे उतना ही बच्चा दबाव महसूस करेगा और वो क्लास से बंक करना शुरू करेगा। संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार प्रयोग करना। मैंने एक वर्ड आपको बताया था अधिकार प्रशिक्षा, पिछले वाले में भी हमने ये जिक्र किया है। यहाँ से वो क्वेश्चन उठाया है उन्होंने प्रीवियस ईयर में, ये आपको मिलेगा वहां पे। बार बार मोटिवेट करना, टीचर का एक कार्य ये है कि अपने बच्चों को वो बार बार मोटिवेट करे कार्य करने के लिए। आप देखोगे हमारे पास में बहुत से बच्चे आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या सर हम JRF कर सकते हैं? हम कहते हैं क्यों नहीं करोगे, आप जैसे ही बच्चे तो करते हैं और करते भी हैं। आप देखोगे चाहे उनका लो लेवल हो पर वो सीख करके JRF की परीक्षा करके गए हैं। पिछले दिनों, पिछले 5-6 साल में हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे नेट JRF की परीक्षा करके गए हैं। तो उसमें क्यों करके गए हैं? क्योंकि आपको क्लास में टीचर मोटिवेट करता है उन्हें और उनके अभ्यास के थ्रू ही वो लर्न आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कक्षा एवं संख्या का समावेशी परिवेश के रूप में। आप देखोगे आपकी ये क्लास है, थर्ड लेक्चर है आपका ये। इसके बाद में आपके और लेक्चर कंटिन्यू होंगे और आपकी जो PPT के थ्रू आपका बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद में आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराएंगे, वो आपकी मैराथन क्लास होंगी, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास होंगी। और सभी जो पिछले पेपर तक आए हैं पेपर के क्वेश्चन वो करा दिए जाएंगे और इसमें आप बिल्कुल फाइटर के तरीके से काम करेंगे। और मैं मानता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की JRF की परीक्षा में ये जो पेपर 1 का स्कोर है वो अच्छा स्कोर करेगा। और इसी के साथ मैं आज की क्लास आपकी खत्म करता हूं यहीं पे। थैंक यू।